नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी VT2 की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। फरवरी 2022 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, इसलिए आपको अपनी तैयारी को फिर से तेज कर देना है। आज हम आपको एनटीपीसी VT1 का जो आपका पेपर संपन्न हुआ था 7/4/2021 के प्रथम शिफ्ट के, उसके महत्वपूर्ण जीएस, जीके और जीए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस सीरीज को हमने पहले भी स्टार्ट किया था और आपको 10 वीडियो कराए थे। आज हम आपको 11वां वीडियो करा रहे हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आपके समान अध्ययन से पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी VT2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कम से कम 40 प्रश्नों में से आप लोग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें से किसे FIAF के द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, FIAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। FIAF की स्थापना हुई थी 1938 में। अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये संस्था जो है फिल्म आर्काइव पुरस्कार किसको देती है? जैसे विश्व में आप जानते हैं ढेर सारी फिल्में बनती हैं, तो विश्व में बनी फिल्मों की सामग्री को जो संचित करने का काम करता है, उसे ही फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो 2021 का फिल्म आर्काइव पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन को। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अमिताभ बच्चन ने 2014 में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना की थी। जैसे जो फिल्में बनती हैं तो उसमें जो सामग्री यूज होती है उनको संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं इस फाउंडेशन के द्वारा। तो अमिताभ बच्चन प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्हें FIAF के द्वारा फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली। इस दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो याद कर लीजिएगा। PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और इस पर जो प्राथमिकता दी गई थी वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। भारी उद्योग मतलब आप फैक्ट्री लगाने पर जोर देंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से आपसे पूछा गया है, तो चारों ऑप्शन की अच्छे से चर्चा करते हैं। देखिए, दुर्गापुर स्टील जो प्लांट था वो किसकी सहायता से लगाया गया था? ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1956 में लगाया गया था। आपसे पूछा है जर्मनी के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था। ये कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। लेकिन और भी ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये 1968 में लगाया गया था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो आपसे दूसरी वाले में पूछा है तो पहले ही गलत हो गया। अब बोकारो पड़ता कहां पर है? तो बोकारो पड़ता है झारखंड में। पहले ये बिहार का पार्ट था, अब ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो बोकारो झारखंड में पड़ता है। किसके सहयोग से लगाया गया था? सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था। भिलाई की बात करेंगे, भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1955 में लगा था, लेकिन किसकी सहायता से लगा था? रूस की सहायता से लगाया गया था। कहां पर लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में, पहले ये MP में था, अभी छत्तीसगढ़ में हो गया है। तो आपसे पूछा गया जर्मनी के सहयोग से, तो राउरकेला को सही कीजिएगा। बाकी आप लोग सारे याद कर लीजिएगा। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, बोकारो सोवियत संघ रूस की सहायता से, और भिलाई भी सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था। सही ऑप्शन हो गया इसका दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों में काफी कंफ्यूजन आपको होता है। आज इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, तो 4 ऑप्शन है। चलिए प्रयास करिए। आप देखिए, प्रयास करेंगे तो या तो सही होगा या तो गलत होगा। गलत होगा तो आप सीखेंगे, सही होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसको करने का प्रयास करिए। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। लेकिन अगर लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति में क्या होता है? उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और सदस्य के आगे लिखेगा निर्वाचित। ठीक है, निर्वाचित मतलब जो चुनकर आए हों, मनोनीत वाले नहीं। जैसे कि राज्यसभा में आप जानते हैं कि 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो लोग भाग नहीं लेंगे। किसमें? हम अभी राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं।
ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के, जैसे कि विधानसभा, राज्यों की विधानसभा होती है, उसकी निर्वाचित सदस्य जो भाग लेंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वो निर्वाचित भी हो सकते हैं और मनोनीत भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति वाले में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उसमें निर्वाचित ही सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के ही लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए, सिपाही विद्रोह किसको कहा गया है? 1857 की जो क्रांति हुई उसको सिपाही विद्रोह किसने कहा? इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिपाही विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को। इतिहासकार हैं, अंग्रेज हैं, इनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस और सीले नामक इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी है। आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला है? बीडी सावरकर ने बोला। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला बीडी सावरकर ने, और 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला? डिसरायली ने बोला। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसको पहले आप लोग याद करिएगा। अब आपको चर्चा करते हैं सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, और लॉर्ड कनिंग का शासनकाल था 1856 से लेकर के 1862 तक। तो लॉर्ड कनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। और भी क्वेश्चन बनते हैं। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न, ठीक है। पामस्टर्न जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, और ये किस पार्टी से संपर्क रखते थे? लिबरल पार्टी की सरकार थी। तो पामस्टर्न जो थे 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 5वां क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया? देखिए, इसके पहले जो स्पेस एक्स के पहले इसरो का रिकॉर्ड था 104 उपग्रहों को एक साथ एक ही रॉकेट से PSLV C-37 रॉकेट था इसरो का। 2017 में इसरो ने एक साथ इसी रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है। लेकिन इसका जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसने तोड़ा रिकॉर्ड? स्पेस एक्स कंपनी ने तोड़ा। जनवरी 2021 में एक बार में 143 उपग्रहों को भेजा। स्पेस एक्स का आपने नाम सुना होगा। इसके CEO की बात करेंगे तो एलन मस्क जो हैं इसके CEO हैं। तो ठीक है, जो आशिक मिजाज के हमारे लड़के होंगे वो 1 4 3 का मतलब जानते होंगे, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। किसी हिसाब से याद कीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। अभी तक ये रिकॉर्ड है कि एक ही रॉकेट से एक साथ 143 उपग्रहों को स्पेस एक्स कंपनी ने, जो कि अमेरिका की है, CEO की बात करेंगे तो एलन मस्क हैं। 6वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जापान, फ्रांस, जर्मनी, USA। इसका सही ऑप्शन होगा जापान के टोक्यो में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी, याद रखेंगे आप लोग। 7वां क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिए। लोकटक झील, देखिए पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि मीठे पानी की, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उलर झील है। ये जम्मू कश्मीर में आपकी पड़ती है। लेकिन फिर एग्जाम वाले चालाक हो गए, कैसे पूछने लगे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो लोकटक झील है। मीठे पानी की झील कहें या फिर ताजे पानी की झील कहें, स्वच्छ पानी की झील, तो वो लोकटक झील है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? आपकी मणिपुर में पड़ती है। और मणिपुर में ही इसी झील के ऊपर केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पानी में तैर रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 8वां क्वेश्चन है, तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी INS को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या है?
इसका सही ऑप्शन होगा INS करंज। INS करंज जो है वो तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो 10 मार्च 2021 को इसको नौसेना में शामिल किया गया। पहली जो दो थी, पहली थी INS कलवरी, दूसरी थी INS खंदेरी, और तीसरी की बात करेंगे तो INS करंज जो है वो तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल कर ली गई 10 मार्च 2021 को। नौवां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी साम्राज्य का नाम दिया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, नहीं आता तो नोट डाउन करिए, और अगला वाला जो सेट आएगा उसमें आपको प्रयास करना है कि जो क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं उनको गलत नहीं आपको करना है। इसका सही ऑप्शन होगा अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी साम्राज्य बोला था। आपको मालूम है अवध जो था वो 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 का बक्सर के युद्ध और 1765 में इसके साथ इलाहाबाद की संधि हुई। तो इसके तहत अवध जो था वो पहले से अंग्रेजों के काफ़ी कंट्रोल में था। जब 1848 में लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने अपने खत पर लिखा था कि अवध वो चेरी है जो पेड़ हिलाते उसके मुंह पे आ गिरेगी, मतलब अवध को वो कभी भी अपने कब्जे पर ले सकता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, अवध को इसने चेरी नाम दिया था। अपने खत में इसका खत मिला है उसमें अवध को चेरी साम्राज्य कहा गया। और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने इसे अपने अंडर में कर लिया था राज्य हड़प नीति के तहत। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? ग्रीन हाउस प्रभाव से मतलब है पर्यावरण के लिए जो नुकसानदायक गैसें हैं जो पर्यावरण का टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, तो इसके लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है? ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। देखिए पहले ऑप्शन लिखा गया परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। पेट्रोल वाहन का आप उपयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, देखिए सोलर ऊर्जा जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला। ताप विद्युत संयंत्र में भी ढेर सारी आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ईंधन के अगर लकड़ी का जलाएंगे उसमें से निकलती हैं। तो यहाँ पर जो गर्मी नहीं बढ़ाएगा पर्यावरण के लिए वो है सोलर कार का उपयोग, दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 11वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में तड़ित मतलब कि लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए लाइटनिंग मतलब समझिए जैसे कि वर्षा होती है तो आप जानते होंगे बिजली कड़कती है, तो आसमान में जब बिजली कड़कती है तो आसमान में या फिर वायुमंडल की बात करेंगे तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण जो होता है वो लाइटनिंग के द्वारा हो सकता है, सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नाइट्रोजन गैस क्या होती है, जैसे वायुमंडल में होती है तो वहाँ पर लाइटनिंग से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और पानी वहाँ पर मिल ही जाता है। इससे क्या होता है नाइट्रोजन जो चेंज हो जाता है NH4+ में चेंज हो जाता है, जो पृथ्वी पर आने के बाद मिट्टी से मिल जाता है और एक नाइट्रोजन का सर्किल बन जाता है। मतलब नाइट्रोजन इस प्रकार से चेंज होकर के NH4+ बना, फिर चेंज होकर के नाइट्रोजन बन जाएगा, तो एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का चक्र बन जाता है। तो सही ऑप्शन होगा लाइटनिंग से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। खजुराहो में है, महाबलीपुरम में, मनसबदौर या फिर भुवनेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन होगा खजुराहो, जो कि आपका MP में पड़ता है। खजुराहो के स्मारक किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और खजुराहो को 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। कहाँ पर पड़ता है? MP में पड़ता है। तो वहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत का आपने नाम सुना होगा, सुश्रुत का, धन्वंतरी का, इस सब का आप नाम सुनते होंगे इतिहास में। तो धन्वंतरी के शिष्य थे सुश्रुत, और एक किसमें इनको महारत हासिल थी? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में इन्हें महारत हासिल थी। तो सुश्रुत संहिता जो है वो संस्कृत का एक ग्रंथ है जो सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है। उसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के बारे में चर्चा की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न को थोड़ा से घुमाता है। पहले इसके पहले जो हमने आपको सेट कराए हैं
उसमें पूछा था स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट लॉर्ड रिपन को सही कर देते थे। अभी थोड़ा घुमा दिया इसको, निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की बात की है। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ग्राम पंचायतों का, बोर्डों का जाल बिछाया गया, इसलिए लॉर्ड रिपन को निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, ये कह सकते हैं, या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सिविल सेवा का जन्मदाता की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सही करिएगा, अगर स्थानीय सुशासन के जनक की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन को सही कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। अब समर्थ योजना आपको मालूम होना चाहिए किसके लिए संचालित है, तभी मंत्रालय आप जान पाएंगे। देखिए समर्थ योजना जो है वो लगभग 18 राज्यों में समर्थ योजना को चलाने का उद्देश्य है, और 18 राज्यों से 4 लाख युवाओं को 18 राज्यों से 4 लाख युवाओं को वस्त्र बनाने का कौशल प्रदान करने के लिए समर्थ योजना चलाई जा रही है। तो वस्त्र बनाएगा तो वस्त्र मंत्रालय ही इसको संचालित करेगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो वस्त्र जिस प्रकार से नए नए वस्त्र चल रहे हैं मार्केट में, तो उस प्रकार का कौशल 4 लाख युवाओं को देना है, तो समर्थ योजना वस्त्र उद्योग से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लोग पहली बार इसको सुन रहे होंगे। शिप ब्रेकिंग केंद्र मतलब कि जैसे कि कोई शिप होता है, जहाज होता है पानी का, जब वो खराब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। जो उसका पार्ट अच्छा होता है उसको रख लिया जाता है, जो नहीं अच्छा होता है उसको गला करके नए तरीके से फिर से नए शिप का निर्माण किया जाता है। तो भारत में विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र मतलब शिप को लेकर के यहाँ पर तोड़ा जाता है 1983 में। अलांग एक जगह है, ये भावपुर गुजरात में पड़ती है। तो यहाँ पर विश्व का ये 30% जो शिप होती हैं इसको तोड़ने का काम करता है, और उसके पार्ट्स जो होते हैं उसको रिसाइकिल करने का काम करता है। तो आलांग का नाम याद रखिएगा, गुजरात के भावपुर में है ये। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाइन डेजी व्हील लेजर ड्रम इसमें से किसके प्रकार हैं। देखिए कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर 40 क्वेश्चन जीएस से आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से ही पूछे जाएंगे। तो ये लाइन लेजर ये सब तो प्रिंटर हैं, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, तो प्रिंटर है ना। तो ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, काफ़ी अंदर से जब क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर के तो गलत होने की संभावना होती है, लेकिन सरल क्वेश्चन ही पूछता है। तो ऊपर ऊपर आप लोग ये पढ़ लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो आप सही करके ही आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन है, यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनक्स ये किसके उदाहरण है बताइए। तो यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, नई रोशनी योजना, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किस वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। ये 4 ऑप्शन है, बताइए नई रोशनी योजना जो है वो किसके लिए चालू की गई है। सही ऑप्शन होगा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए ये योजना सरकार द्वारा चालू की गई है। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण जो मजबूती प्रदान करना है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, इसलिए योजना चलाई गई है। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए आप लोग क्रिकेट काफ़ी देखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग गलत कर देंगे क्योंकि आपने 2000 सन के बाद मैच देखना स्टार्ट किया होगा कुछ लोगों ने। लेकिन एक क्वेश्चन पहले का है, मोहम्मद अजरुद्दीन ने 1984 और 1985 के बीच में एक टेस्ट श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड और भारत के मध्य में। तो कोलकाता में प्रथम 3 टेस्ट मैचों में जो उनका डेब्यू मैच है उसके तीनों लगातार मैचों में 3 शतक बनाए थे, और ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है, किसी भारतीय ने अभी तक रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ा है। तो सही ऑप्शन होगा मोहम्मद अजरुद्दीन। कब किया था, 1984 और 85 में किया था। मोहम्मद अजरुद्दीन भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं, तो आप लोग को याद भी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर कितना रुपए का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है,
इसमें एक साल में आपके 12 रुपये कटते हैं, मतलब महीने के 1 रुपये कटता है। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए का ये जोखिम कवर दिया जाता है। अगर उसके किसी दुर्घटना में दोनों हाथ चले जाते हैं, दोनों पैर चले जाते हैं, दोनों आँख चले जाते हैं, इससे कि पूर्ण रूप से वो विकलांग हो जाता है, उस कंडीशन में उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये 2 लाख रुपए का कवर दिया गया है, 12 रुपये का जो वार्षिक प्रीमियम है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी ये क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जब भी पूछता है तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। फेरवानी समिति सही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन। 1991 में फेरवानी समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी, याद रहेगा आपको, फेरवानी समिति। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी आपको मालूम है ये पढ़ने का है, अष्टाध्यायी पढ़ने का है, ये संस्कृत ग्रंथ है। चरक की बात करेंगे तो चरक जो है उसके द्वारा लिखी गई चरक संहिता है, चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई। तो महाभाष्य जो है वो शुंगों के इतिहास के बारे में, जबकि हम लोग बात करें अष्टाध्यायी की जो कि पढ़ने के द्वारा लिखा गया है, ये मौर्य से पहले और मौर्यकालीन इतिहास जो है वो पढ़ने ने अष्टाध्यायी में लिखा है, याद रखिएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पढ़नी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ईंधन के रूप में आप किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का, कोबाल्ट का, तांबा का, आयोडीन का? सही ऑप्शन होगा यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। या तो ऑप्शन में यूरेनियम हो या तो प्लूटोनियम हो। प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में एक ही रखा गया है, तो इसको सही कर देंगे आप लोग। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, उसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है। इंद्रधनुष, सफेद प्रकाश का कांच प्रिज्म से गुजरना, तारों का टिमटिमाना, या फिर आकाश का नीला रंग। चलिए चारों ऑप्शन की बात करते हैं। इंद्रधनुष, आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है वो किसका किसका प्रक्रिया का रूप होता है? इंद्रधनुष में देखिए परावर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ठीक है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों प्रक्रियाएं इंद्रधनुष के बनने पर होती हैं। सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से, जब कांच के प्रिज्म ऐसे प्रकाश डालते हैं तो 7 रंग में डिवाइड हो जाता है, आप जानते हैं ना। तो वहां पर अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? अपवर्तन की। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की एक प्रक्रिया है, लेकिन आकाश का नीला रंग जो होता है वो स्कैटरिंग होते ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, कहाँ पर प्रकीर्णन होता है, कहाँ पर अपवर्तन होता है, कहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मार करके हत्या कर दी थी? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या जो थी वो यही वाली थी, रैंड को गोली मारी गई। तो पहला यूरोपी जो था वो राजनीतिक हत्या के द्वारा मारा गया। और किसने मारा था? दामोदर चापेकर। चापेकर बंधु दोनों थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दोनों को चापेकर बंधु कहा जाता है। तो चापेकर बंधुओं ने रैंड की गोली मार करके हत्या 1898 में कर दी थी। देखिए, रैंड क्या कर रहा था, जैसे कि पूना में प्लेग फैल गया था, तो प्लेग फैल गया था तो घर में घुस घुस करके जोर जबरदस्ती कर रहा था, जिसके तहत दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड की गोली मार करके हत्या कर दी थी। बाद में इन्हें फांसी भी हो गई थी। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई में। और ये कब बना था? 1987 में बना था। देखिए, जो क्वेश्चन आपको याद करना होगा इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो
NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। दूसरा ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस आर्टिकल में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अब नए राज्यों का गठन, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, इस प्रकार से नए राज्यों का गठन हो गया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, सीमाओं का फेरबदल कर सकते हैं। तो ये सभी किस आर्टिकल के तहत रखे गए हैं? तो आर्टिकल 3 में इस सब बातों की चर्चा की गई है। आर्टिकल 2 की बात करेंगे तो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया 1975 में, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया किसी दूसरे राज्य को भारत में मिलाना। ठीक है, तो सिक्किम को मिला लिया गया, तिब्बत से अलग करके भारत में मिला लिया गया। अगर अपने ही देश के किसी राज्य को इधर उधर नाम परिवर्तित करना है तो आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 1 में क्या किया गया? भारत राज्यों का संघ होगा, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, राज्य जितने हैं, वो आर्टिकल 1 में रखे गए। आर्टिकल 10 जो है ये तो नागरिकता से संबंधित है। तो ये सारे जो आपके 1, 2, 3 में कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लीजिएगा आर्टिकल में। 29 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल लैंड स्टीनर को इनमें से किस लिए जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज की थी 1900 ईस्वी में, और बाद में 1930 में इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला था। तो कार्ल लैंड स्टीनर का नाम आप याद रखेंगे रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, उस द्वीप का आपको नाम बताना है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, जो कि प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो पहले उन्हें 27 वर्ष का कारावास हुआ, और 27 वर्ष का जब कारावास काट कर आए तब वो राष्ट्रपति भी बने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 27 वर्ष की। और 27 वर्षों में से 18 वर्ष जो था वो रॉबिन द्वीप में उन्हें कैद किया गया था। 1964 से लेकर के 1990 तक इन्हें 27 वर्ष की कैद हुई, और 1994 से लेकर के 1999 तक ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और विश्व धरोहर स्थल भी माना जाता है रॉबिन द्वीप को। विश्व धरोहर की सूची में रॉबिन द्वीप का नाम आता है, जहां पर 18 वर्ष की जेल काटी थी नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो 1993 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 1990 में भारत की ओर से इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है नेल्सन मंडेला से इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन है, कन्याकुमारी, कोझिकोड, रामेश्वरम, तिरुपति। तो इसका सही ऑप्शन होगा कन्याकुमारी। विवेकानंद शिला स्मारक, एक शिला है, पत्थर है, तो वहाँ पर विवेकानंद का शिला का स्मारक बना दिया गया है। इसको बनाया था एकनाथ रनाडे ने। नाम याद कर लीजिएगा, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एकनाथ रनाडे ने विवेकानंद शिला बनाया था। ये कहाँ पर पड़ती है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। याद रखेंगे आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? A, E, B1, D, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपके एग्जाम में जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में भी B1, B2 इस प्रकार से कई विटामिन होते हैं, और सी। तो यहाँ पर देखिए विटामिन B1 लिखा है ना, तो ये जल में घुलनशील होगा। जैसे कि आप चावल को धोते हैं, पानी से धोते हैं, तो पानी में धोते समय विटामिन बी और सी तुरंत निकल जाते हैं। जिसमें भी विटामिन बी और सी होगा, अगर आप उसे जल से धो देंगे तो तुरंत निकल जाएंगे, तो जल में घुलनशील है। अगर हम लोग वसा में घुलनशील की बात करेंगे तो ADE के जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे कि उन्हें तेल मिल जाएगा तो उसमें घुल जाएंगे तुरंत, वो वसा में घुलनशील होते हैं, और ये जल में घुलनशील होते हैं। तो BC जल में घुलनशील और ADE वसा में घुलनशील। ये तो कई बार आपको मैंने बताया है, याद भी हो गया होगा आपको। 33 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? देखिए आपको मालूम है 1930 में दांडी मार्च हुआ था, जिसमें गांधी जी को बाद में गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद भी धरासन सत्याग्रह चल रहा था।
उसमें नमक पर जो टैक्स बढ़ाए गए थे, उस टैक्स को कम करने के लिए लगातार उसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो गांधी जी जब जेल चले गए तो उस समय धरासन सत्याग्रह, जो कि गुजरात में पड़ती है एक जगह, वहाँ पर हुआ। तो अब्बास तैयब जी का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपने बदरुद्दीन तैयब का नाम सुना होगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। वो कौन थे? इनके ताऊ लगते थे। अब्बास तैयब जी के ताऊ थे, तो उन्होंने नेतृत्व किया था। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब जी ने इनका नेतृत्व किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां पर नाना साहब के कौन से महल को इसकी मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था? आपको मालूम है 1857 की क्रांति जो हुई थी, वहां पर कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। नाना साहब को धुंधु पंत भी कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो कानपुर अपने बिठूर जो स्थित महल था, वहां से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का नाना साहब ने। तो जो लोग उत्तर प्रदेश में कानपुर के निवासी होंगे वो तो बिठूर को जानते होंगे, घूमने वाला स्थान है, तो आप लोग जा सकते हैं जो लोग नहीं गए हों। अच्छा स्थान है। तो बिठूर से नेतृत्व किया था। अगर हम लोग ब्रिटिश नायक की बात करेंगे, अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? कैंपबेल। ये भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर और लखनऊ दोनों तरफ से नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल। ठीक है, याद रखिएगा, ये अंग्रेज अधिकारी का नाम है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? स्प्रेडशीट मतलब होता है एक पेपर जिसमें रो और कॉलम होते हैं। जैसे कि रो होगी, इस प्रकार से कॉलम होंगे। किसी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, उम्र लिखनी है। अगर आप कंप्यूटर में इस प्रकार चढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर स्प्रेडशीट में आपको कुछ लिखना है तो आप रो और कॉलम में लिखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो आता है उसका उपयोग करके इस सब चीज़ों को यूज करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। तो सागा 220 क्या है? बताइए आप लोग। पेसमेकर है, सुपर कंप्यूटर है, मिसाइल है, उपग्रह है, क्या है? सागा का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विथ जीपीयू आर्किटेक्चर 220 इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर किस यूज में आता है? जो अंतरिक्ष की जटिल समस्याएं होती हैं उसको सुझाव करने के लिए, सुलझाने के लिए इस सुपर कंप्यूटर को इसरो के द्वारा बनाया गया था 2011 में। 2011 क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है। ये क्या करता है? अंतरिक्ष की जो जटिल समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडियो की स्थापना है तो किस वर्ष में प्रस्ताव पारित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपने नाम सुना होगा, ये 6 अंगों में से आता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 अंगों में से महासभा भी आती है। यूएनआईडीओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 में। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो ये क्या करता है? जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो देश हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए यूएनआईडीओ का स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, याद रहेगा आपको। यूएनआईडीओ की स्थापना हुई थी 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? देखिए, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना स्टार्ट की गई है। अपने देश का दर्शन करना है, जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय आपको लेकर के जाएगी। तो उसमें कुछ क्षेत्र शामिल किए गए हैं कि यहाँ पर क्षेत्र में आपको घुमाया जाएगा और यहाँ पर उस क्षेत्र में आप सर्किट में शामिल नहीं किया गया। तो आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर आपको नहीं ले जाया जाएगा? पर्वतीय सर्किट, इको सर्किट, सूफी सर्किट, तटीय सर्किट। तो इसका सही ऑप्शन होगा पर्वतीय सर्किट नाम का कोई भी सर्किट नहीं है जहाँ पर आपको ले जाया जाएगा। इस दर्शन योजना में पर्वतीय सर्किट नहीं शामिल है, बाकी इको सर्किट, सूफी सर्किट, तटीय सर्किट, ये सभी जगह आपको ले जाया जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है?
माइक्रोकांडिका, हरित लवक, गोल्जी काय, राइबोसोम, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए जो भी पादप, जिस भी पादप के अंदर हरित लवक होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर पर्णहरिम जिसे हम कहते हैं, अगर वो उस पौधे के अंदर है तो पौधा भोजन बना सकता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। हरित लवक को पर्णहरिम भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पर्णहरिम या फिर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जैसे रक्त में, हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है कौन सी धातु, फेरस धातु पाई जाती है, आयरन पाया जाता है। उसी प्रकार से पर्णहरिम में मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। कोई खाना बनाने का काम किसका होता है, इसी का होता है, हरित लवक का। ये नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। रसोई घर जो कहा जाता है कोशिका का, वो हरित लवक को कहा जाता है। आज का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है? मैंने आपको 39 क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। नहीं आएगा तो जो आपको 12 नंबर सेट कराएंगे ना, उसमें इसका उत्तर देंगे। हमने आपसे 10वें वाले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, जो 10 नंबर वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो इसके हमने 10 सेट आपको कराए हुए हैं। तो लगभग 400 क्वेश्चन पहले ही आपको हम करा चुके हैं, और उनको अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण है वो। एक बार आप लोग जाकर के देखिएगा 10 वीडियो, और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उन सारे वीडियो से, उनको देखेंगे आप। तो वहाँ पर हमने आपसे 10वें वीडियो के लास्ट में पूछा था कि दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की है, और काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया था। अभी आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए? हमारी आशा है जितने हमारे मीडियम स्टूडेंट हैं कम से कम 30 प्रश्न तक करने का प्रयास करें। अगर आप 30 नहीं कर पा रहे हैं, समय आपके पास है फरवरी तक, लग जाइए, लगातार हमारी वीडियो देखिए, जो भी अच्छा पढ़ाता है उसकी वीडियो देखिए, और अपनी जीएस को बेहतर कीजिए, क्योंकि जीएस के 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप फिर मेरिट में नहीं आ पाएंगे। रीजनिंग तो हर कोई कर लेगा, रीजनिंग में आपको सारे के सारे सही करने का प्रयास करना है, लेकिन जीएस में कम से कम आप 40 में 30 तो अवश्य करने का प्रयास करिए। स्कोर बताइएगा आपने इन 40 प्रश्नों में कितना किया। अगर आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जितने आप कहेंगे, आपके सप्ताह में 3 से 4 हम वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो रीजनिंग भी कराएंगे, करंट अफेयर की सीरीज भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद जीएस की भी सीरीज करा रहे हैं, और ग्रुप डी और एनटीपीसी 1 का जो आपका पेपर हुआ है, इन दोनों पेपरों को लेकर चलेंगे। और आपको जितना भी ग्रुप डी के पिछले साल के पेपर हैं और एनटीपीसी 1 का जो पेपर हुआ है, सारे आपको पेपर करा देंगे, ताकि पेपर आपका बेहतर ढंग से जाए और आपको कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन न लगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए।